development theory of Jean Piaget. Jean Piaget was a professor of zoology. He has worked with Alfred Binet on various intelligence tests. पियाजे के अनुसार कॉग्निटिव फंक्शनिंग की दो प्रमुख विशेषताएं होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन या संगठन तथा अनुकूलन या एडेप्टेशन। कॉग्निटिव फंक्शनिंग के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति या इंडिविजुअल जब अपने एनवायरमेंट या वातावरण के साथ इंटरेक्ट करता है या अंतःक्रिया करता है, तब वह जिस भी प्रकार की सूचनाएं या इंफॉर्मेशन परसीव करता है या प्रत्यक्षीकृत करता है, उनको वो मीनिंगफुल पैटर्न बनाकर अपने मेमोरी में या अपनी कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स, जिसको कि कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स कहते हैं, अपनी मेमोरी में वो रिटेन करता जाता है। ये एक प्रकार की कॉग्निटिव फंक्शनिंग होती है। लेकिन वो व्यक्ति जब भी कोई नई सूचना या कोई न्यू इंफॉर्मेशन प्राप्त करता है, अगेन व्हेन ही इंटरेक्ट विद हिज एनवायरनमेंट एंड गेट एनी न्यू इंफॉर्मेशन, तब वह अपनी पुरानी सूचनाओं के साथ में यानी प्रायर एक्सपीरियंसेस के साथ में वो उन सूचनाओं को उनके आधार पर, पुरानी सूचनाओं के आधार पर ऑर्गेनाइज करता है। इनको ऑर्गेनाइज करते समय उसके समक्ष दो प्रकार की स्थितियां होती हैं। या तो वे सूचनाएं पूर्व निर्मित बौद्धिक पैटर्न या बौद्धिक स्ट्रक्चर, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स में आसानी से फिट हो जाती हैं, तो वो उनको उसके अंतर्गत समायोजित या ऑर्गेनाइज कर लेता है। और अगर वो नई सूचनाओं में किसी भी प्रकार के परिवर्तन प्राप्त करता है या परिवर्तन देखता है, तो वो उन्हें एक नई सूचना के रूप में उसका पूर्व सूचना से क्लासिफाई करते हुए, पूर्व सूचना से विस्तार करते हुए अथवा पूर्व सूचना से मॉडिफाई करते हुए उसको नई सूचना के रूप में उसको संग्रहित करता है। इस प्रकार से कॉग्निटिव फंक्शनिंग के दो विशेषताएं होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन एंड एडेप्टेशन। ऑर्गेनाइजेशन वेयर अ पर्सन organizes all the information he gets from his environment, and adaptation, the new information when he try to adapt with his previous knowledge. एडेप्टेशन करते समय दो प्रकार की प्रक्रियाएं या प्रोसेसेस हो सकती हैं, एसिमिलेशन आत्मसातकरण या समाविष्टीकरण एकोमोडेशन। आत्मसातकरण, जैसा कि अभी कहा कि नवीन अनुभव, न्यू एक्सपीरियंसेस ऑलरेडी प्रेजेंट प्रायर एक्सपीरियंसेस में आसानी से एसिमिलेट हो सकते हैं। और एकोमोडेशन, जहां की नई सूचनाओं में प्रायर कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स में कुछ इम्प्रूव करने, मॉडिफाई करने, एक्सपेंड करने या चेंज करने की जरूरत होती है और एक नई सूचना के रूप में उसको व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है। सो दिस इज द कॉग्निटिव फंक्शनिंग। कॉग्निटिव फंक्शनिंग हर व्यक्ति की जीवन पर्यंत चलने वाली स्वाभाविक प्रक्रिया है। इट इज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। लगभग 18 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों के का बौद्धिक विकास हो जाता है और वे एक एडल्ट के रूप में बौद्धिक कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन 18 वर्ष तक उनके मैच्योरिटी लेवल, उनके एज के अकॉर्डिंग उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है और उस आधार पर ही वो रिस्पॉन्ड करते हैं। बच्चे एनवायरनमेंट से जब भी इंटरेक्ट करते हैं तो उनके रिस्पॉन्सेज, उनके उनके जो इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्सेज होते हैं वो उनके मैच्योरेशन लेवल के अकॉर्डिंग होते हैं, वो उनकी एज के अकॉर्डिंग होते हैं। जितना उनका
बौद्धिक विकास या संज्ञानात्मक विकास हुआ होता है, उसके आधार पर वो रिस्पॉन्ड करते हैं। जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास या संज्ञानात्मक विकास की 4 स्टेजेस बताई हैं। पहली स्टेज है संवेगात्मक गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरी अवस्था कहलाती है प्री ऑपरेशनल स्टेज या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी अवस्था होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज या मूर्त संक्रिया अवस्था। और चौथी अवस्था होती है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, औपचारिक संक्रिया अवस्था। ये अवस्थाओं की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। एक पर्टिकुलर एज पर ये स्टेजेस होती हैं और इसमें बौद्धिक डेवलपमेंट की कुछ विशेषताएं होती हैं, उनके आधार पर ही बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं। सभी अवस्थाओं को हम लोग क्रम से पढ़ते हैं। सबसे पहली अवस्था है सेंसरी मोटर स्टेज या संवेगात्मक गामक अवस्था। जैसा कि इसका नाम है संवेगात्मक गामक अवस्था, ये जन्म से लेकर 2 वर्षों तक रहती है। इस अवस्था में इसके जो प्रारंभिक काल है, उस समय बालक धीरे-धीरे रिफ्लेक्सिव एक्शन सीखता है। प्रारंभ में उसके ऑर्गन्स वीक होते हैं और इस प्रकार से वो क्रियाएँ करके सहज क्रियाओं को वो करते हुए उन पर अ, उनके ऊपर स्किल्ड होना चाहता है धीरे-धीरे। जैसे कि देखना, छूना, पकड़ना, सक करना, ये सब चीज़ें उसकी स्वाभाविक क्रियाएँ होती हैं, जिनमें भी कि वो स्किल्ड होना चाहता है धीरे-धीरे। और उस आधार इनकी जैसे-जैसे उसकी क्षमताएँ विकसित होती हैं और रिफ्लेक्सिव एक्शन उसके और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और मोर ऑर्गेनाइज़्ड हो जाते हैं और अब वो धीरे-धीरे उनको अपनी इच्छा के अनुसार यूज़ करना सीखने लगता है। इस प्रकार धीरे-धीरे वो अ, गतिशील हो जाता है, कुछ शब्दों को उच्चारित करने लगता है और वो अपने आस-पास के वातावरण को पहचानना शुरू करता है। इस प्रकार वो प्रारंभ में कुछ चीज़ें अनुकरण करके भाषा का प्रयोग करता है और धीरे-धीरे वो अपने उपयोग के लिए उनका उपयोग अपनी ज़रूरत के लिए उनका उपयोग करना सीख लेता है। इसके पश्चात दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज को भी हम 2 सेमी स्टेज में बाँट सकते हैं। ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक चलती है और इसको हम 2 भागों में बाँट सकते हैं। एक प्री कंसेप्चुअल स्टेज, पहली स्टेज जो कि 2 वर्ष से लेकर लगभग 4 वर्ष तक रहती है और इंट्यूटिव स्टेज जिसे हिंदी में आंत प्रज्ञ काल भी कहते हैं, ये 4 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक लगभग चलती है। इसके अंतर्गत इस अवस्था के अंतर्गत प्रारंभ में बालक जिज्ञासु रहता है और वो जानना चाहता है अ, हर चीज़ों के बारे में कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इनके उत्तर जानना चाहता है। शुरुआत में उसकी इमिटेट करने की टेंडेंसी होती है और अनुकरण करना चाहता है और यही कारण है आपने देखा होगा कि घर में जितने भी प्रकार के रिलेशंस होते हैं, बच्चे उनके व्यवहारों का अनुकरण करने लगते हैं। जैसे फादर का को इमिटेट करना, मदर को इमिटेट करना या ग्रैंडपा या ग्रैंडमा जो भी होते हैं उनको इमिटेट करना, उनके द्वारा किए जाने वाले एक्शंस को इमिटेट करना। तो इमिटेशंस के थ्रू भी इस समय पर सीखना होता है। इस स्टेज को एक्सप्लोरेशन स्टेज भी कहा जाता है क्योंकि इस समय इस पर्टिकुलर टाइम पर सबसे ज़्यादा बच्चों में सबसे ज़्यादा जिज्ञासा होती है, वो क्यूरियस होते हैं और वो
ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं, इसके पीछे क्या कारण है, क्यों और कैसे, इसको जानने के लिए वो ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। इस समय पर सबसे महत्वपूर्ण विकास होता है भाषा का विकास। पूर्व प्रत्ययात्मक अवस्था या प्री कंसेप्चुअल स्टेज पर 2 वर्ष के लगभग में 2 वर्ष की अवस्था में बालक लगभग 200 शब्दों को समझ लेता है, जबकि 6 से 7 वर्ष में का बालक लगभग 15,000 से 16,000 शब्दों को समझने लगता है। वो 2 वर्ष का बालक कुछ शब्द दोहराता है, बोलता है। कभी-कभी वो ग्रामेटिकली अ, सही नहीं भी होते हैं, लेकिन एक 6 से 7 वर्ष का बालक अ, 5 या 6 सेंटेंसेस आसानी से बोल लेता है। इस अवस्था में तार्किक चिंतन नहीं हुआ होता है। बच्चे तार्किक रूप से चिंतन नहीं कर पाते हैं और जो उनके प्रत्यक्ष में दिखाई देता है, वो उसको लेकर वो एक्चुअली वो रिवर्स नहीं हो पाते हैं। तो यही कारण होता है कि कभी उनके सामने कोई 2 चीज़ें दिखाई जाएँ, जो कि अ, जिनकी की लंबाई समान हो, जैसे मान लीजिए आपने 2 पेंसिल्स दिखाए जिनकी लंबाई समान हो, लेकिन एक पेंसिल को आगे करके रखा, तो वो उसको समझते हैं कि ये ज़्यादा बड़ी है और वो उसकी बैक साइड देखकर समझ नहीं पाते, कई बार ऐसा होता है। तो रिवर्सिबिलिटी का सिद्धांत अभी उनका डेवलप नहीं हुआ होता है। इसी प्रकार कभी-कभी सेम कोई लिक्विड अगर आप उनको जैसे मैंगो शेक या दूध या कुछ आपको उनको देते हैं, तो अगर अगर ऐसे 2 बच्चे घर में हैं और अगर आप उनको 2 ग्लासेस यूज़ करते हैं, जिसमें कि 1 ग्लास थोड़ा-सा अ, एक लंबा ग्लास है और एक चौड़ा ग्लास है। तो चौड़े ग्लास में समान प्रकार की मात्रा थोड़ी कम दिखाई देती है और बच्चे भ्रम में आ जाते हैं और वो ये समझ नहीं पाते कि इसकी मात्रा समान है। तो इस प्रकार आपने देखा कि अभी उनमें कंज़र्वेशन थ्योरीज़ या प्रिंसिपल्स संरक्षण के सिद्धांत अभी उनमें डेवलप नहीं हो पाते हैं। तीसरी स्टेज है पूर्व स तीसरी स्टेज है मूर्त संक्रिय अवस्था या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये अवस्था 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक रहती है। इस अवस्था की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस अवस्था में बच्चों का संरक्षण सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन डेवलप हो जाता है और वो इन चीज़ों को समझने लगते हैं कि किस प्रकार रिवर्सिबिलिटी का सिद्धांत समझने लगते हैं। इसके साथ ही साथ वो लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन समझने लगते हैं। एक साथ 2 प्रकार के अगर डायमेंशंस हैं, तो उन पर वो ध्यान देकर समझने लगते हैं इनको। तो इस प्रकार से इस अवस्था में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पर बच्चे अब किसी भी प्रकार की गणनाएँ कर सकते हैं। वो अ ग्रेटर देन, लेसर देन इस प्रकार से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। वो पार्ट एंड होल का कांसेप्ट उनका डेवलप हो जाता है। पार्ट एंड होल, अंश और पूर्ण का सिद्धांत डेवलप हो जाता है उनका और विभिन्न प्रकार की चीज़ों में वो तार्किक चिंतन कर सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर अवस्था में जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि बच्चों का सेल्फ सेंटर्ड टेंडेंसी, आत्म केंद्रित प्रवृत्ति, ये कम हो जाती है। और वो ज़्यादा सोशल हो जाते हैं और वो आउटर वर्ल्ड के प्रति उसको इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देते हैं। फिर अंतिम अवस्था उन्होंने बताई है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। संज्ञानात्मक विकास की ये अंतिम अवस्था होती है। ये लगभग 12 वर्ष से या 11 वर्ष से कहीं-कहीं 11 वर्ष और कहीं 12 वर्ष से 15 वर्ष की आयु तक चलती है। इस अवस्था में बच्चा एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्स के बारे में या एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में भी तार्किक चिंतन करने की योग्यता का विकास कर लेता है। इस प्रकार से उसका अमूर्त चिंतन या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की योग्यता का डेवलपमेंट हो जाता है। अब वह
अ, मूर्त समस्या समाधान के व्यवहार उसके अधिक व्यवस्थित हो जाते हैं। वो निष्कर्ष निकालना सीख लेता है, एनालिसिस करना सीख लेता है, कई प्रकार से व्याख्याएँ देने की उसकी क्षमताएँ डेवलप हो जाती हैं। उसमें साइंटिफिक एटीट्यूड जो है, साइंटिफिक जो क्षमता है, साइंटिफिक क्षमता है, वैज्ञानिक क्षमता वो डेवलप हो जाती है। वो समस्याओं के ऊपर परिकल्पनाएँ बनाकर व्यवस्थित ढंग से उनके समाधान निकालने का प्रयत्न करने की योग्यता डेवलप हो जाती है। अब वो केवल ट्रायल एंड एरर से ही चीज़ों को सॉल्व नहीं करते, बल्कि वो भावी संभावनाओं पर भी तर्क करने की क्षमता उनमें डेवलप हो जाती है। इस प्रकार ये अवस्था अ, संपूर्ण विकास की, संपूर्ण संज्ञानात्मक विकास की अवस्था होती है। जो पियाजे ने चारों अवस्थाएँ बताई हैं, ये अवस्थाएँ एक क्रम में हैं, ये तो निश्चित है। किंतु इनके जो पर्टिकुलर एज इसके लिए जो बताई है, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक बालक का विकास उस पर्टिकुलर एज पर, उस स्टेज में ही होगा। सभी बालकों में विकास के ये स्टेजेस थोड़े से जल्दी या बाद में हो ही सकते हैं। हो सकता है कुछ बच्चों में कुछ मानसिक क्षमताओं का विकास जल्दी हो जाए और कुछ में कुछ क्षमताओं का विकास बाद में हो, या किसी बालक में कोई बालक जल्दी ही अगले स्टेजेस में उसका डेवलपमेंट हो जाए और किन्हीं बालकों का डेवलपमेंट स्लो भी हो। तो इस प्रकार इन बौद्धिक विकास की जो गति होती है वो हर बालक में अपनी यूनिक होती है, और इस कारण से इन अवस्थाओं को ही एब्सोल्यूट मानकर और उसके आधार पर डिसीजन नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रत्येक बालक अपने आप में यूनिक है, अनुपम है। इस प्रकार उसके व्यक्तित्व का ध्यान रखते हुए और साथ ही साथ संज्ञानात्मक विकास में इन पर्टिकुलर स्टेजेस पर डेवलपमेंट की क्या-क्या विशेषताएँ हैं, उनको ध्यान में रखते हुए कक्षा में एक अध्यापक का व्यवहार होना चाहिए। प्रायः देखा गया है कि कक्षाओं में अध्यापक सभी विद्यार्थियों से एक ही प्रकार के रिस्पॉन्सेज़ चाहते हैं, और अगर उनको उस प्रकार के रिस्पॉन्सेज़ नहीं मिलते, तो वो कई बार पनिशमेंट या दंड का सहारा लेने लगते हैं। तो उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कक्षा में सिलेबस के ऊपर जो भी मानसिक क्रियाएँ या संज्ञानात्मक क्रियाएँ या बौद्धिक क्रियाएँ छात्रों से करवाई जा रही हैं, तो उसके लिए ये हमेशा ध्यान दिया जाए कि उस पर्टिकुलर बच्चा अगर किसी प्रकार का कार्य नहीं कर पा रहा है, तो इस बात पर अवश्य ध्यान दिया जाए कि क्या उसका उस संबंधित क्षेत्र में से का मानसिक डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ है अथवा नहीं। और इस प्रकार से उसको समय दिया जाना चाहिए, अन्यथा उसकी पर्सनैलिटी डिस्टॉर्ट होने का भय रहता है। यही कारण है कि कई बार बच्चे किन्हीं विषयों से डरने लगते हैं, उनको फ़ोबिया हो जाता है जब वो इस प्रकार से जब जब कोई बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट उस पर्टिकुलर स्टेज पे नहीं हुआ होता है, और उस कारण से वो उन शैक्षिक समस्याओं का समाधान, जो उनको शैक्षिक असाइनमेंट्स मिलते हैं या जो भी क्लास वर्क मिलते हैं, वो नहीं कर पाते हैं उन कारण से, उनके डेवलपमेंट नहीं हुए होते, इस कारण से वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब वो पनिशमेंट प्राप्त करते हैं और टीचर उनको समझने को तैयार नहीं होता है, तब कई बार वो उस पर्टिकुलर टीचर से डर खाने लगते हैं, डरने लगते हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट से डरने लगते हैं, और धीरे-धीरे वो स्कूल के कांसेप्ट से ही डरने लगते हैं, और एक प्रकार का फ़ोबिया उनको स्कूल से हो जाता है। तो ये एक भयावह स्थिति है, इसलिए प्रत्येक शिक्षक को इस कांसेप्ट को जानना ज़रूरी है कि बच्चों के कॉग्निटिव्स डेवलपमेंट के हर स्टेजेस के कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना ज़रूरी है, और उस आधार पर क्लास वर्क देते समय, कक्षा में शिक्षण विधि का या टीचिंग मेथड का चयन करते समय
टीचिंग स्ट्रेटजी का चयन करते समय जो को जो भी अ, वो एड्स हैं, जो भी जिस भी प्रकार की सहायक सामग्री है, उनका चुनाव करते समय और साथ ही साथ होमवर्क असाइन करते समय एक टीचर को बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए।